जिनका मैं जिक्र कर रहा था उनका नाम है दीपक शर्मा। तो जो लोग भी क्राइम की रिपोर्टिंग पढ़ते हैं या देखते हैं वो सब इनके नाम से बहुत वाकिफ़ हैं और बहुत ही मशहूर टेलीविज़न शख्सियत हैं। बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी इस कार्यक्रम में हमें शामिल होने के लिए। मैं एक ही सवाल आपसे करूंगा कि जब आपने वो वीडियो देखा अतीक अहमद के मर्डर का, क्या कौंधा आपके दिमाग में? पांडे जी भी सुन रहे हैं आपको? देखिए, जाहिर तौर पर नहीं, पांडे जी भी सुन रहे हैं और गुप्ता जी भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। देखिए, होता क्या है, मैं बजाय उस वीडियो पे डायरेक्ट आने पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक दौर था ब्रिजेश जी, और वो दौर ये था कि जब कोई खबर नहीं लिखता था अतीक अहमद पर, कहीं खबर छपती नहीं थी, कहीं लिखी नहीं जाती थी। पहली खबर पायनियर अखबार था अंग्रेज़ी का, लखनऊ से छपता था। एक मर्डर था, बड़ा सेंसेशनल मर्डर था इलाहाबाद का, जिसमें अतीक अहमद शामिल था। और उस मर्डर पर एक रंजन द्विवेदी साहब हुआ करते थे, आईपीएस ऑफिसर थे। उन्होंने बहुत एविडेंस कलेक्ट किया और उनका कोई खबर छापने वाला नहीं था, कोई अखबार, कोई चैनल की हिम्मत नहीं थी, हैसियत नहीं थी कि अतीक पर खबर लिख दे, इलाहाबाद की बात छोड़ दीजिए। और तब वो मेरे पास आए और उन्होंने सारा एविडेंसेस दिए, किस तरह से वो मर्डर हुआ, कैसे बनारस में जाके एक इंस्पेक्टर के थ्रू एक छोटे से मुकदमे में इसको बंद कर दिया गया और उसमें वो ये रिहा हो रहा था। बाद में शायद सीबीआई जांच वगैरह भी हुई, वहीं से उल्टी गिनती अतीक अहमद की शुरू हुई है। मेरा सिर्फ यहाँ पर ये कहना, मैं आऊँगा उस वीडियो पर भी आऊँगा। देखिए क्या है, हर रिजीम ने किसी न किसी माफिया को बढ़ाया, उसके पीछे सेट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, सेट ऑफ आईएएस ऑफिसर्स, सेट ऑफ रिजीम पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पावर, साथ में पुलिस की पावर और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ये तीनों मिलकर एक माफिया को खड़ा करते हैं और इन लोगों ने खड़े किए। फर्क सिर्फ ये है कि एक रिजीम आती है, जब बसपा आती है तो एक सेट ऑफ माफिया पर कार्रवाई होती है, जब समाजवादी पार्टी आती है तो एक सेट ऑफ उस पर कार्रवाई होती है, जब भाजपा आती है तो एक सेट ऑफ माफिया पे कार्रवाई होती है। और यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश में अपराध कम नहीं हो रहा है। जब आप माफिया को लेकर आपकी सेलेक्टिव अप्रोच रहेगी, इसको मारना है, इसको नहीं मारना है, इसको छोड़ना है, इसको नहीं छोड़ना। सवाल इस बात का है कि अतीक अहमद जैसे आज कितने और माफिया हैं जिनको पुलिस एस्कॉर्ट दे रखी है सरकार ने, क्या उन पर लिखा जा रहा है? क्या अतीक अहमद से भी ज्यादा खतरनाक माफिया इस वक्त उत्तर प्रदेश में है, जिन्होंने दाऊद इब्राहिम के कहने पर मुंबई में जाके गोली चला दी हो, अहमदाबाद में जाके AK-47 चला दी हो, जिन पर टाडा लगी हो? क्या इस तरह के लोग हैं, एक्टिव हैं, उनको पुलिस एस्कॉर्ट मिली? ये बिग क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के लिए, जिस पर उत्तर प्रदेश सवाल नहीं करता है। सवाल किस पर किया जा रहा है कि साहब अतीक, अरे भाई अतीक, कौन नहीं कह रहा कि वो माफिया नहीं था? अतीक भी माफिया है, मुख्तार भी माफिया है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ अतीक और मुख्तार ही माफिया है? ये सवाल उत्तर प्रदेश वालों के लिए है। जब तक आप एक यूनिफाइड अप्रोच नहीं रखेंगे, जब तक आप सबको एक साथ मेरिट पर आप उनको काउंटर नहीं करेंगे, तब तक ये ऑर्गेनाइज क्राइम खत्म नहीं होगा। मुंबई में जो ऑर्गेनाइज क्राइम 70 से लेकर और आप कह सकते हैं 2000 तक, चाहे वो छोटा राजन गैंग हो, चाहे दाऊद इब्राहिम गैंग हो, चाहे वो करीम लाला गैंग हो, ये जितने गैंग से क्यों बढ़ते चले गए? पुलिस की एक लॉबी एक को सपोर्ट कर रही थी, पॉलिटिकल एक लॉबी उसको सपोर्ट कर रही थी। आखिर में वहां पर कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी थे, कुछ पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने सोचा नहीं कि यूनिफाइड प्रेशर होना चाहिए, छोटा राजन को भी यहां से खदेड़ो, दाऊद इब्राहिम के गैंग को, तो अब जाके थोड़ी बहुत राहत मुंबई को मिली है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में अगर हम यूनिफाइड अप्रोच रखते हैं, एक जैसी अप्रोच, तो शायद हम अंकुश लगा पाएंगे, वरना आप जितने भी एनकाउंटर कर लीजिए, इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली। अब मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं कि पुलिस कस्टडी में जिस तरह से 3 गैंगस्टर्स ने आके पुलिस कस्टडी में ये हत्या की, मुझे लगता है प्रकाश सिंह साहब के स्टैंडिंग ऑर्डर थे, मुझे याद आ रहा है प्रकाश सिंह साहब जो डीजी थे, उनके स्टैंडिंग ऑर्डर थे कि अगर कोई भी डेथ पुलिस कस्टडी में होती है तो 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिनका नेग्लिजेंस है, सस्पेंड करना चाहिए और एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या ये एक्शन हुआ है? तो सवाल इस बात का है कि गलतियां हो रही हैं, लेकिन मीडिया की जो रिपोर्टिंग होनी चाहिए, या जो क्राइम के एक्सपर्ट हैं जिनको जिस तरह से क्राइम को देखना चाहिए ब्रिजेश जी,
वो उस चश्मे से, उस पैमाने से क्राइम को नहीं देख रहे। ये जो हत्याकांड crime हुआ की अतीक रिपोर्टिंग अहमद आज का की लाइव तारीख में कैमरे के पुलिस सामने रिपोर्टिंग मर्डर कर होता रहा है, ये किसी जी। आपराधिक गैंग का बदला है या कोई बहुत जी। बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा, जिसका जिक्र कर्नल शरद शरण ने भी, जो हमारे साथ आर्मी के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने 20 साल कॉम्बैट ट्रेनिंग भी ली है, वो अभी डिस्कस कर रहे थे। देखिए, एक कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड तो लगता है कि ये किस तरह से ये वहाँ पर मीडिया थी और वहाँ पर वो 3 लोग आए और पुलिस के जो रिफ्लेक्सेस थे, मतलब अगर आप एक हाई सिक्योरिटी प्रिजनर को अपने साथ लेके चल रहे हैं, जिसको आप साबरमती जेल से जब निकाल के लाते हैं तो उसकी जो सिक्योरिटी का स्केल बहुत ज़्यादा होता है, और जब वो सबसे वल्नरेबल प्लेस पर होता है तो उसका सिक्योरिटी का स्केल बहुत कम होता है। तो क्या ये किसी को स्पेस दिया जा रहा था कि आप आइए, आपको हम एक पिच देते हैं जहाँ खेलिए आप आके, और उसके बाद उनकी पुलिस कस्टडी नहीं होती है, उनसे पूछताछ नहीं होती। वेपन जो उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन है, इतने महंगे वेपन, वो किसने दिए, उसके पीछे कौन है, इस जांच में पुलिस इंटरेस्टेड नहीं है। आप सिर्फ अतीक अहमद में इंटरेस्टेड हैं कि अतीक अहमद जो था वो बिन लादेन था और इस बिन लादेन को हमने मार दिया। मेरे ख्याल ये यूनिफाइड अप्रोच नहीं है। बाकी जो उसके पीछे की जो कॉन्स्पिरेसी है कि पुलिस कस्टडी में लोग कैसे आए, कैसे इन्होंने क्राइम को एग्जीक्यूट किया, किसने सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स दिए थे, उस वेपन के पीछे या उस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन लोग हैं, इसके बारे में कोई भी ना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इंटरेस्टेड है, ना पुलिस वाले इंटरेस्टेड हैं, ना सरकार इंटरेस्टेड है। आपको लगता है कभी सच मुझे सामने आएगा या नहीं आ पाएगा? देखिए, वो तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है स्टेट का, जब तक वो नहीं चाहेगा कि हमको इसमें डीप डाइव करना है, हमको भीतर तक जाना है, हमको देखना है क्या है, और वाकई अगर आपको गन कल्चर को खत्म करना है तो आपको, मैंने पहले भी कहा कि आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में केएल गुप्ता साहब आपकी बात पर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूं। गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप हाथ उठा रहे थे। बिल्कुल करें। दीपक जी को कह ले रहे थे, बिल्कुल कहें। दीपक जी आप बात कर लो, इसके बाद मेरे। नहीं, आप बोले गुप्ता अच्छा, गुप्ता जी। ऐसा है सर, थोड़ा संक्षेप में कहिए। हाँ बिल्कुल, जो माफिया की ग्रोथ है इसमें, जैसे इन्होंने बताया कि ब्यूरोक्रेसी का हाथ है, चाहे पुलिस हो, चाहे आईएएस मतलब मजिस्ट्रेसी हो, और पॉलिटिशियन का है। असली जो आप जानते हो कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट जो है वो इनको वो करती है, कंट्रोल करती है ब्यूरोक्रेसी को। अगर आज़ादी से काम करते, जैसे पुलिस रिफॉर्म्स की बातें सुप्रीम कोर्ट ने कह रखी है 2006 में प्रकाश सिंह केस में, तो वो मामला नहीं होता। अब चूंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, कि इस पर कोई एक्शन हो। और दूसरा, एक क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स की बातें जो मैं कहना चाहूंगा, प्लीज बेटा। हाँ, वो असली बात तो ये है कि राइट फ्रॉम पुलिस, प्रोसिक्यूशन, प्रिजन और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, प्रोसिक्यूटर और डिफेंस, सब में रिफॉर्म की जरूरत है। सबको ये लोग खरीद लेते हैं। ये लोग दे आर विनेबल, परचेजेबल। इसलिए बेल भाई 79 से लगा के 44 साल तक बेल पे रहेगी। ट्रायल अभी 2005 वाले केस का हुआ है, अभी तक किसी को हो नहीं पाया। तो ये सब देखने की बात है। इसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट आप चाहते हैं कि टोटल रिफॉर्म हो? नहीं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहते हैं कि भाई जितने दिन तक हमें सजा नहीं मिलेगी और उस दिन तक हम MP MLA बने रहेंगे, माननीय बने रहेंगे, 40% बने हुए हैं। तो थैंक यू सर, हमारे साथ बने रहिएगा सर। पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।